हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड 3 की स्टार्टिंग एपिसोड 2 के लास्ट सीन से होती है, जहाँ ही जो 5 मिनट्स वेट करने के बाद सायुन को कॉल करती है और वो कॉल उठा लेता है। तभी एक डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेके आता है। सायुन की टीम डिस्कस करती है कि किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्या, तो सब मना करते हैं। पिज़्ज़ा बॉक्स जैसे ही खोलते हैं वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। सायुन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पूरी टीम की ट्रीटमेंट हो रही होती है। दूजे सायुन को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा रखकर गया था। फुटेज देखने के बाद वो तुरंत फ़ोन चेक करता है, जहाँ घर पे हिजू के सेफ होने का मैसेज होता है। सायुन गुस्से में बाहर जाने लगता है तो दूजे कहता है, कहाँ जा रहे हो? पुलिस को पता चल जाएगा कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो और मीडिया को भी पता चल जाएगा। सायुन कहता है, शायद वो यही चाहता है, वो मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। सायुन दूजे को किडनैपर के कॉल के कुछ पार्ट्स मीडिया में देने के लिए कहता है। टीवी पे सायुन की न्यूज़ देख हिजू के हाथ से ग्लास गिर जाता है। तभी सायुन भी आ जाता है और हिजू के थाइस पे मूल चेक करने लगता है और डाइनिंग टेबल से बेडरूम ले जाता है, जहाँ हिजू डायरी में लिख के पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सायुन कहता है, एक आदमी हमारे ऑफिस में बॉम्ब रख कर गया था। हिजू पूछती है, क्या वो किडनैपर था? सायुन कहता है, हाँ, और अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुमने कहा था कि तुम किडनैपर को नहीं जानती हो ना? हिजू हाँ में सर हिला देती है। सायुन उसके करीब आकर कहता है, ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, इवन तुम्हारे प्राइवेट चीजों के बारे में भी। और उसके थाइस से फिर ड्रेस हटाने लगता है। हिजू घबरा के सोचने लगती है कि अगर इसने मोल के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगी। तो इससे पहले ही हिजू उसे धक्का मार देती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे थे और वो मेरे बारे में क्या जानता है और तुम क्या चेक करने की कोशिश कर रहे थे? उसने पहले मुझे किडनैप किया, फिर तुम्हें हर्ट किया, पर तुम ये क्या कर रहे थे? सायुन कहता है, तो तुम्हें सच में नहीं पता मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था? हिजू हाँ में सर हिला देती है। तभी दूजे का कॉल आ जाता है तो सायुन सॉरी बोलता है और उसकी ड्रेस ठीक कर रूम से चला जाता है। दूजे बताता है, पुलिस का कहना है ये किसी सीरियल आर्सनिस्ट का काम है, 6 महीनों में कई जगहों पे आग लगा चुका है। सायुन कहता है, किडनैपर लकी है, किडनैपर या तो खुद आर्सनिस्ट है या तो सीरियल आर्सनिस्ट के आड़ में ये सब कर रहा है। पुलिस को अपना काम करने दो, हम अपना सेपरेट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक बात स्ट्रेंज थी, ब्लास्ट तब हुआ जब हम कॉल पे थे, इसका मतलब उसका कोई पार्टनर भी है और मेरे बारे में इतना जानता है, मतलब मेरे बहुत क्लोज भी है। बाहर से हिजू सब सुन रही थी। सुनने के बाद फ्लोर पे गिरे हुए ग्लास को उठाने लगती है। तब सायुन भी बाहर आ जाता है और कहता है, तुम्हारा फोन लेके आओ, मुझे चेक करना है अगर कोई भी साइन है हैकिंग के। तो हिजू फोन लेने जाती है तो सायुन ग्लास उठाने लगता है। हिजू फोन लाके देती है तो सायुन कहता है, तुम्हारा फोन हैक हो सकता है, थोड़े टाइम में फोन लाके दे दूंगा, तब तक तुम सेफ्टी के लिए घर पे ही रहो। हिजू तुरंत रूम में जाके किडनैपर के फोन से अपने सारे प्राइवेट पिक्चर्स डिलीट कर फोन स्विच ऑफ कर देती है और टेबल के नीचे छुपा देती है। नेक्स्ट सीन में हिजू और सायुन के पेरेंट्स शूटिंग के लिए आए होते हैं। सायुन के डैड आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट हैं और हिजू के स्टेप डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। दोनों के डैड मिलकर शूटिंग करने में बिजी हो रहे होते हैं। सायुन की मॉम फोन यूज कर रही होती है और हिजू की मॉम बोर हो रही होती है तो सायुन के मॉम के फोन में देखने की कोशिश करती है तो चाय उनके हाथ पे गिर जाती है और सायुन की मॉम वहां से चली जाती है। इधर किडनैपर बहुत बुरी तरह से फिश काटता है। तभी फोन पे उसके पार्टनर का मैसेज आता है, क्या ऑफिस बिल्डिंग में ब्लास्ट तुमने किया था? किडनैपर कहता है, हाँ, क्यों, मजा आया ना? पार्टनर बोलता है, अगली बार से मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना और तुम्हारे लिए एक काम है, कहकर उसे एक एड्रेस भेजता है। इधर सायुन ऑफिस में बैठ के हिजू के मैसेज चेक करने लगता है, जहाँ उसे सांगवू के चैट्स दिखते हैं। सांगवू ने एक फोटो भेजा था उनके कॉलेज टाइम का, जहाँ नूरी ड्रीम सेंटर ऑर्फनेज में बच्चों के साथ लिए थे। सांगवू अपने न्यू क्राइम शो के बारे में डिस्कस करने के लिए यूरी की टीम के साथ बैठा था। टीम उसे पूछती है, ऐसा कोई भी केस है जो तुमने अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया है? सांगवू कहता है, हाँ, एक अनसॉल्व्ड केस है। यूरी पूछने लगती है तो सांगवू कहता है, एक ऑर्फनेज है, न्यूरी ड्रीम सेंटर, मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ। 20 साल पहले जिस टाउन में ऑर्फनेज था
वहीं एक रिच फैमिली का बहुत बड़ा मैंशन था। मैं एक बार अंदर चला गया जहां मैं यंग मास्टर यानी उस घर के पोते से मिला था जो वैकेशन मनाने आया था। उस कमरे में सारे तरीके के खिलौने थे, हम वहाँ रोज खेलते थे, लेकिन एक दिन उसने कुछ भयानक देख लिया था। उसके बाद वो कभी वहाँ नहीं गया। सब पूछने लग गए आखिर ऐसा क्या देख लिया था। सांगू बताने जाता ही है, तभी उसको कॉल आ जाता है। उसके प्लान्स होते हैं तो वो चला जाता है। सियोन नूरी ड्रीम सेंटर के बारे में सर्च कर रहा होता है, तभी हीजू के फ़ोन पे सांगू का मैसेज आता है। उसने कल के लंच के लिए इनवाइट किया था और एड्रेस भी भेज देता है। सांगू उस रेस्टोरेंट के बारे में सर्च करता है, तब यूरी का भी मैसेज आता है। आई होप आपका दिन अच्छा गया हो एंड एंजॉय योर लंच। यूरी ऐसे मैसेजेस करती रहती थी क्योंकि वो उनसे ही इंस्पायर्ड होकर न्यूज़ एंकर बनी थी और बहुत बड़ी फ़ैन भी थी। नेक्स्ट डे सांगू एंड हीजू लंच पे जाते हैं। थोड़ी देर में यूरी भी वहाँ आ जाती है। दोनों को देख यूरी रुक जाती है और पूछती है, तुम दोनों एक साथ? तो सांगू कहता है, हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। यूरी एक्साइटेड होके कहती है, आज मेरी भी प्लान्स हैं स्पेशल गेस्ट के साथ, और हाँ, जब मेरे गेस्ट आ जाए तो प्लीज़ उनको कोई भी घूरना मत, नहीं तो वो ऑकवर्ड फील करेंगे, कहकर चली जाती है। थोड़ी देर में सायोन भी आ जाता है। यूरी खड़े होकर सायोन को हाय करती है और अपने इधर बुलाती है। सायोन को देख हीजू अपना चेहरा छुपाने लगती है। सायोन डायरेक्ट हीजू की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन सायोन के ऑफिस का होता है जहाँ पुलिस पूछताछ करने आई होती है। तभी एक और एक्सप्लोजन की आवाज आती है। दोनों जब देखते हैं तो पता चलता है कि किसी ने डस्टबिन में आग लगा दिया था। दोनों नीचे आ जाते हैं। दूजे एक आदमी को मास्क में देखता है। दूजे उसका पीछा करने लगता है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद दूजे उसे पकड़ लेता है। रेस्टोरेंट में चारों साथ बैठ के खाने लगते हैं। सांगू हीजू के लिए सी फूड स्मॉल पार्ट्स में कट करके देता है। ये देख सायोन जेलस होने लगता है। यूरी कहती है, ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। मैं और सांगू एक साथ एक शो पे काम कर रहे हैं और मैंने हीजू के साथ पहले काम किया है, इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। पर आप हीजू को कैसे जानते हो? सायोन कहता है, हीजू ने लास्ट टाइम हमारे लिए ब्रिटिश एम्बेसडर के इवेंट में इंटरप्रेट किया था। सायोन सांगू को जानने आया था तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है। तो ये देख सांगू पूछता है, क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हो? तो सायोन हाँ कहता है। ये देख तीनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। हीजू वॉशरूम का बहाना बना के चली जाती है। सायोन को दूजे का कॉल आता है तो वो भी वहाँ से चला जाता है। दूजे बताता है, सीरियल आर्सनिस्ट पकड़ा गया है जो 6 महीने से आग लगा रहा था और उसके घर में बहुत सारे होममेड बॉम्ब्स भी मिले हैं। सायोन कहता है, ये बस सीरियल आर्सनिस्ट है, किडनैपर नहीं है जिसने हमारे ऑफिस में आग लगाई। अगर किडनैपर होता तो क्राइम सीन पे नहीं होता। कॉल कट होने का हीजू इंतजार करती है। कॉल कट होते ही हीजू सायोन का फोन लेके पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे फोन हैक हुआ है या नहीं चेक करने के लिए चाहिए, पर लगता है तुम्हें नजर रखने के लिए चाहिए था। सायोन कहता है, क्यों तुम कुछ छुपा रही हो? हीजू कहती है, क्या तुम मुझ पे और सांगू पे शक कर रहे हो? जो भी हो, सांगू एक अच्छा लड़का है, ऐसा लिख ही रही थी। तभी सायोन ने फोन छीन लिया। तुमने कहा था कि वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड था, क्या तुम उसे अच्छे से जानती हो? उसका छोड़ो, क्या तुम मुझे अच्छे से जानती हो? हम तो एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं ना। तो होंग हीजू, तुम मुझे अच्छे से जानती हो? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, पर नहीं, मैं गलत था। मैं तुम्हें उतने अच्छे से नहीं जानता, बोल के वहाँ से चला जाता है। हीजू को अभी डायरेक्टर ऑफिस बुलाती है। सायोन सांगू का बिजनेस कार्ड मांगता है और पे करके चला जाता है। हीजू भी बाय बोल के चली जाती है। डायरेक्टर हीजू को प्रेसिडेंशियल इंटरप्रेट हायरिंग के बारे में बताती है और अप्लाई करने कहती है। तुम सायोन के वीडियोस के साथ डेली साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करती हो तो ये बहुत अच्छा मौका है। इधर दूजे सायोन को बताता है कि ऑफिस में आग किडनैपर ने ही लगाई थी। हाल ही में एक पार्क में छोटा सा ब्लास्ट भी हुआ था जिसमें स्ट्रे कैट्स भी मारे गए थे। ये ब्लास्ट बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए किया गया था। सायोन दूजे को सांगू का बिजनेस कार्ड देता है और उसके बारे में पता लगाने कहता है। दूजे सांगू को जानता था। दूजे बताता है, सांगू का एक यूट्यूब चैनल है, 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केसेस कवर करता है एंड लड़कियों में बहुत फेमस भी है। तो सायोन पूछता है, लड़कियों में क्यों फेमस है? दूजे कहता है, ये फेमस है अपने फिजिक के लिए, वो रेगुलरली अपने वर्कआउट के वीडियोस डालता है। सायोन कहता है, इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ।
हीजू घर जाने के लिए अपने ऑफिस के पार्किंग लॉट में आती है। कार में आते ही ऑटोमेटिक रेडियो चालू हो जाता है, जहां किडनैपर के नंबर से एक सॉन्ग रिक्वेस्ट होती है जिसका नाम था कॉल मी नाउ। हीजू बाहर आने की कोशिश करती है पर कॉल लॉक होता है और हीजू बहुत डर भी जाती है। थोड़ी देर में एग्जिट गेट खुलते ही हीजू जल्दी से निकल जाती है। घर पहुंचते ही हीजू किडनैपर का फ़ोन ऑन करती है और सोचती है क्या वो चाहता है मैं कॉल करूं, क्या उसे पता है फ़ोन मेरे पास है। तभी सायुन के आने की आवाज़ आती है तो हीजू भी बाहर आ जाती है। सायुन उसको फ़ोन देता है और पूछता है इतनी लेट कहाँ जा रही हो। तो हीजू कहती है कन्वीनियंस स्टोर से बियर और आइसक्रीम लाने। सायुन कहता है तुम रुको मैं लेके आता हूँ। सायुन के नीचे जाते ही हीजू किडनैपर के फ़ोन से कॉल करती है। सायुन कहता है क्या हुआ 406, डर गए क्या। हीजू कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी वार्निंग हल्के में लेने के लिए इसीलिए मुझे ब्लास्ट करवाना पड़ा। तो अब बताओ तुमने क्या डिसाइड किया। सायुन पूछता है मेरे हीजू को डिवोर्स देने से तुम्हें क्या बेनिफिट होगा। हीजू भी सोच में पड़ जाती है। सायुन कहता है मेरे हीजू को छोड़ने से तुम्हें क्या फायदा। हीजू कहती है तुम तो उसे प्यार भी नहीं करते हो तो डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। सायुन कहता है तुम्हारे बातों से ऐसा लग रहा है कि किसी और के फायदे के लिए मुझे डिवोर्स देने कह रहे हो। तुम्हारा और हीजू का क्या रिश्ता है। याद रखना जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं होने दूंगा, मैं कभी भी हीजू को नहीं छोड़ूंगा, कहकर कॉल कट कर देता है। हीजू को समझ नहीं आता कि सायुन के दिमाग में चल क्या रहा है। थोड़ी देर में सायुन बियर और आइसक्रीम लेके आ जाता है। हीजू बियर निकाल के पीने लगती है। तभी सायुन कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, अगर कभी भी कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो इग्नोर करना, मैं कभी भी मेरा नाम कोई भी स्कैंडल या रूमर में टॉलरेट नहीं करूंगा। और नजदीक आके हीजू के मुंह पे लगे हुए बियर की झाग साफ कर देता है और कहता है इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, मेरे बाजू में खड़े होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हीजू कहती है अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो पूरी दुनिया मेरा नाम और मेरा फेस जान जाएगी, तो क्या तुम हैंडल कर पाओगे। तो सायुन कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। हीजू कहती है मैं गारंटी देती हूँ मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। सायुन कहता है तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। हीजू कहती है एक्सपीरियंस ही सब कुछ नहीं होता, मैं तो एक्सप्रेशन से ही बता सकती हूँ सामने वाला क्या कहने वाला है। सायुन कहता है अच्छा तो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। जिसने तुम्हें किडनैप किया और मेरे ऑफिस में ब्लास्ट किया वो हमारे बारे में ज़्यादा ही जानता है। हाँ ये सच है कि हम एक ही घर में स्ट्रेंजर की तरह रहते हैं, पर मुझे नहीं पसंद कि वो उसने ऐसा कहा। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि तू गलत है, तू जानता ही क्या है हमारे बारे में, कहकर चला जाता है और हीजू के बेड पे जाके सो जाता है और उसे भी आके सोने कहता है। आके सो जाओ मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, पर हीजू वहीं खड़ी रहती है। सायुन लाइट बंद कर देता है और कहता है तुम्हें जो करना है करो। तो हीजू लाइट्स ऑन कर देती है। सायुन कहता है क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा, हम इतने साल से साथ में हैं, अगर कुछ करना रहता तो कब का कर देता। वेट, मुझे लगता है तुम सोने नहीं आ रही हो क्योंकि तुम्हें डर है तुम मुझे देख के कंट्रोल नहीं कर पाओगी। अगर तुम कंट्रोल नहीं कर सकती हो तो रहने दो, मत आओ। ये सुन हीजू सायुन से पिल्लो छीन कर उसके बाजू में आकर दूसरी तरफ सो जाती है। सायुन कहता है पीठ घुमा के सोना बहुत ही रूड होता है सामने वाले पर्सन के लिए। ये सुन हीजू उसके तरफ घूम जाती है। सायुन कहता है किडनैपर को पता था मेरा ऑफिस कहाँ है, तो इसका मतलब ये घर भी सेफ नहीं है। पर आज की रात रिलैक्स होके सो जाओ और जो भी हुआ किडनैपिंग के दिन उसे एक बुरा सपना सोच के भूल जाओ और तुमने उस रात जो भी सुना वो भी भूल जाओ। हीजू अपने मन में सोचती है जो तुमने कहा था वो भी। सायुन अपनी आंखें बंद कर देता है। सायुन को थोड़ी देर घूरने के बाद हीजू भी सो जाती है। हीजू के सोते ही सायुन वहां से चला जाता है। हीजू के सपने के थ्रू उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां हमें उसके ना बोलने का रीज़न पता चलता है। हीजू चेयरमैन होंग की फैमिली के साथ रहती थी। 20 साल पहले हीजू का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। जैसे ही उसे होश आता है तो हीजू की मॉम उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम ठीक कैसे हो, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा भाई एक्सीडेंट में मारा गया और बड़ी बहन इना डेफ हो गई, वो सुन नहीं सकती, पर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। यह सुन हीजू रोने लगती है। तभी मॉम उसके मुंह पे हाथ रख देती है। हीजू को दर्द होता है पर मॉम हाथ नहीं हटाती। मॉम कहती है आज के बाद तुम कुछ नहीं बोलोगी, एक्सीडेंट के शॉक के कारण तुम्हारी आवाज़ चली गई, ये बात तुम्हें याद रखना है ताकि चेयरमैन होंग को
हम पे तरस आए और हमें उनके साथ रहने दे। इतने में हीजू की नींद टूट जाती है। दूसरी तरफ सायुन और उसका दोस्त टेनिस खेलते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है, क्या हुआ तुम्हारे फ्रेंड का? पता चला उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है या नहीं? सायुन कहता है नहीं। तो दोस्त पूछता है, तो क्या उसने वो मोल चेक किया? तो सायुन कहता है नहीं, उसे ऐसे नहीं चेक करना है। दूसरी तरफ हीजू के डैड को किडनैपर ने किडनैप कर नर्सिंग होम से कहीं दूर लेके आ गया था और हीजू के डैड के फ़ोन से हीजू को वीडियो कॉल कर कहता है, सिस्टर मुझे पता है मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है और तुम उसे यूज़ कर रही हो सायुन को धमकी देने के लिए, पर तुम उसे धमकी दे क्यों रही हो? तुम्हें उसे क्या चाहिए? बताओ, नहीं तो मैं फ़ोन लेने आ रहा हूँ। हीजू डर कर कहती है, मुझे उसे डिवोर्स चाहिए। ये सुन किडनैपर खुश हो जाता है और कहता है, ये बहुत अच्छी बात है सिस्टर, हमारा गोल एक ही है, यानी सायुन को बर्बाद करना। तो तुम वो फ़ोन रख सकती हो और उसे कॉल करती रहो। अगर तुम इस चीज़ से पीछे हटी तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर उस रुमाल में उखाड़े हुए दांत दिखाता है और कॉल कट कर देता है। सायुन प्रेसिडेंट के साथ होता है, तभी उसको एक मैसेज आता है। हीजू भी तुरंत नर्सिंग होम जाती है जहां डैड बेहोश थे। नर्स बताती है कि डैड को टहलाने के लिए गार्डन लेके गई थी। मैं सिर्फ ब्लैंकेट लेने वापस गई थी। ब्लैंकेट लेके जब वापस आई तो डैड गायब हो चुके थे और बहुत दूर जाकर बेहोश पड़े थे। पुलिस बताते हैं कि जहां ये बेहोश थे वहां ये दांत भी मिले, पर चिंता की बात नहीं है, ये दांत किसी और के हैं। पुलिस हीजू को रिपोर्ट लिखाने कार में ले जाती है जहां सडनली उनका रेडियो ऑन हो जाता है। ये देख हीजू को किडनैपर की धमकी याद आ जाती है, जिससे हीजू को उल्टी आने लगती है तो कार को रोक के बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सब कुछ याद करके बचपन से उसकी लाइफ इजी नहीं रही है। हमेशा से मॉम उसकी लाइफ कंट्रोल करती थी, 20 साल से बोलने नहीं दिया, फोर्सफुली शादी कर दी, फिर किडनैपिंग और अब डैड की लाइफ डेंजर में। ये सब सोच के वो बहुत रोती है। तभी पुलिस वाले प्रेसिडेंट की कार को देखकर डर जाते हैं। कार से सायुन निकलता है और पुलिस को थैंक यू बोलता है उनके हार्डवर्क के लिए और कहता है, आप अभी जा सकते हैं, मैं खुद आके रिपोर्ट लिखाऊंगा। तो पुलिस उनका रिलेशन हीजू के साथ पूछते हैं तो सायुन हीजू को उठाता है और कहता है, ये मेरी वाइफ है। ये सुन हीजू भी शॉक हो जाती है। एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है।